थैंक यू वर्जी। रिकॉर्डिंग में पहला क्या था कि ऑल कीज इन रेजिस्टेंस बॉक्स मस्ट बी टाइट। ठीक है, टाइट एकदम फिक्स होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ऐसा डब्बा जो बना होता है वहां पे, उसमें यहाँ पे हर एक में कीज लगी होती है। इसके अंदर होल होता है, यहाँ पे हम लगा के रखते हैं ऐसे, तो सेट करना पड़ता है। ठीक है, ढीला होगा ना तो फिर वहां पे करंट इसमें से पास नहीं होकर के बाहर से जा सकता है। तो हमको लगा कि हमने दो ही निकाला, यहाँ से टाइट नहीं था, यहाँ पे भी एक निकला हुआ था, तो यहाँ पे तीन हो जाएगा। तो ये टाइट होना चाहिए, हम हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक यूज हम लिख सकते हैं, और ऑल द द मेटल ऑफ द कीज। जो कीज होती है ना ऐसी ऐसे, यहाँ पे ऐसे एक मेटल निकला होता है ऐसे, यहाँ जो रजिस्टर बॉक्स होता है मस्ट बी क्लीन। क्योंकि अगर ये गंदा ये क्या, ये बना होता कॉपर का। हेलो, हाँ कौन, बोलो। ठीक है, चलो मैं बात करूँ। ऑल द कीज मस्ट बी क्लीन। ठीक है, अगर ये गंदा होता है ना तो यहाँ पे तो ये बने होते कॉपर के, और गंदगी समय के साथ क्या होता है, इस पे जम जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जम जाता है। अब वो कॉपर ऑक्साइड को हमको साफ करके निकाल देना होता है, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अगर ये हमने पूरा फिक्स रखा भी डब्बे में ना, ठीक है, साफ नहीं है, तो ये अगर यहाँ पे पूरा फिक्स है तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस, लेकिन क्या होता है समय के साथ इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। तो वो रेजिस्टेंस मान लो वो हो जाता है 0.5 ओम। अब हमने यहाँ पे निकाला 2 ओम का है, ठीक है, यहाँ से कहीं से, तो हम निकाले 2 का है, लेकिन हम एक्चुअली कितने का होगा, 2.5 का हो जाएगा वो। कि सफाई इसकी हमको प्रॉपर करके रखनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके इसके यूज हो गए, इसके प्रिकॉशन हो गए। अदरवाइज कॉपर ऑक्साइड लेयर में इंक्रीज रेजिस्टेंस। ये कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे वाइवा में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के, और थ्योरी में कम आती है टॉपिक्स। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर जाना। ठीक है, तो ये हमारा प्रिकॉशन भी हो गया मीटर ब्रिज का। अभी हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इसको नोट कर जाना। न्यू टॉपिक हमारा आज का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये बात तो पक्की है कि हम अगर एक सेल लेते हैं ना, तो उससे हमको मान लो हमारे पास एक पेंसिल सेल है 1.5 वोल्ट का, और हमें अब चाहिए वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमको पता है एक सेल से तो उतना वोल्टेज ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन सेल को ज्वाइन करना पड़ता है। वो जो सॉइल जो सेल हम ज्वाइन करते हैं ना, वो हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस कैसे ज्वाइन करते हैं, दो तरीके से, वैसे सेल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो दोनों को हमको पढ़ना धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला इज सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इसमें जो ना हम लोग जो स्टडी करेंगे दो लेवल पे करेंगे, एक तो बोर्ड लेवल पे और एक एंट्रेंस लेवल। तो बोर्ड लेवल पे ना हमको उस पर बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, सारे सेल का ईएमएफ बराबर होगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आसान आसान से डेरिवेशन। जब हम बात करेंगे ना एंट्रेंस वाले सवाल की, तो वहाँ पे अलग अलग सेल का ईएमएफ कैसा होता है, अलग अलग होता है। और अगर उनका ईएमएफ अगर अलग अलग होगा, तो फिर हमको उसके लिए फिर कॉम्प्लेक्स मेथड थोड़े से यूज करने पड़ते हैं, किरचॉफ लॉ यूज करना पड़ता है। तो अभी हमारा बोर्ड वाला पार्ट एकदम सिंपल है। उसमें क्या बोला जाएगा कि मान लो हमारे पास ऐसे करके एक सेल कनेक्टेड है, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा दूसरा सेल है, ये हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा तीसरा सेल है,
तो ऐसे करके क्या है, ये कॉम्बिनेशन जो है चलते चले जा रहा है। ठीक है, पीछे बहुत सारे सेल्स हैं और ये हमने क्या किया, इसको में ला करके ऐसा करके जोड़ दिया। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ई है, आर है, ई है, आर है, ऐसे चलता रहेगा। अब ये करंट सब क्या होगा, ये सेल जितने भी है ना सबके ईएमएफ सेम है, और ये सबको कनेक्ट किया गया है कि एक का नेगेटिव एंड दूसरे को पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और ये करंट जो है ना वो सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा इस पूरे सर्किट में पहला पार्ट, व्हाट इज नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ यहाँ पे बोला गया कितने सेल्स कनेक्टेड है। यहाँ मान लो एक बार हमारे पास जो है ना, ये जो नंबर ऑफ सेल्स है वो n ना, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे n सेल्स है। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। दो सेल का टू ई, थ्री सेल का थ्री, ऐसे करके n सेल्स है तो n ही हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये ईएमएफ कैसे n ही होगी, तो समझना इस चीज को। अगर एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से आगे बढ़ता है तो इसको एनर्जी देने वाला एक सेल होगा, ठीक है, फिर दूसरा सेल भी होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, एक जैसे कि ये सेल कैसी होगी, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे ना एक तीन लोग खड़े हुए, ठीक है, इसने एक आदमी ने क्या किया, फुटबॉल को धक्का मारा, जोर से लात मारी, ठीक है, यहाँ दूसरे आदमी आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये फुटबॉल आगे बढ़ती है, इसने भी लात मारी, तो फुटबॉल की पहले एनर्जी 10 थी, यहाँ तक पहुंचता है, इसने भी लात मारी, फुटबॉल की एनर्जी अब यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी कहता है फुटबॉल को लात मारता है, और अब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे 30 हो जाती है। तो हर बार एडिशन ऑफ एनर्जी कितनी 10 होती चली जा रही है। इन द सेम एक चार्ज इसमें से निकला, उसकी एनर्जी ई से बढ़ गई, फिर दूसरे से निकला, उसकी एनर्जी ई से और बढ़ गई, अब उसकी एनर्जी 2 ई हो, तीसरे से पास हो 3 ई हो, चौथे से 4 ई, एन सेल से पास हो कितनी होगी एनर्जी उसकी एन। तो ये क्या हो गया, इससे ईएमएफ क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी हमको वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनी हम नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ देते हैं। जैसे तुम देखो कभी लैपटॉप की अगर बैटरी देखोगे ना, तो लैपटॉप हमारा अगर काम करता है 12 वोल्ट, ठीक है, तो 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, कोई भी चीज 12 वोल्ट पे काम कर रही है, हमारे पास 1.5 वोल्ट का सेल है, तो हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं उसको ज्वाइन कर 8 बैटरी को लेते हैं, ठीक है, हाँ, 8 बैटरी को लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सीरीज में, तो हमारा हमको जितना भी रिक्वायर्ड ईएमएफ 12 वोल्ट का है वो हमको यहाँ से मिल सकता है। ठीक, तो ऐसे अब बात करते हैं, तो ये समझ में आ गया, ठीक है, इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि जब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ईएमएफ क्या होती है, जब बैटरी को कनेक्ट सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, ईएमएफ जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो उसमें कोई, उसके बाद नेक्स्ट, नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस, अब देखो तो हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर प्लस है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, करंट इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय आर प्लस एन आर, ठीक है, ये हमारा करंट होगा, ये सबको मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या देखेगा कि दो केस बन जाते हैं, ठीक है, दो केस बन जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हमारा आर की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और केस यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, और दूसरा केस है अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है। अगर ये वाला केस देखते ना हम लोग, अगर तो ये एन ई, अभी अगर आर बहुत बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर मारते ये वाली चीज, ये बहुत बड़ा, ये मान लो 100 है, ये वाली वैल्यू खाली आ रही है 1, ये 100 है तो इसके सामने ये तो इनएग्जिबल हो गया, तो मैं आर कर दूँ, ठीक है, अच्छा, तो यानी कि इसको इग्नोर मार दिया हमने। देन
NR can be ignored. अब अगर यहाँ पे ऐसा देखा जाए कि अगर ये वाला केस अगर हम देखते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, अभी अगर R बहुत बड़ा है, ठीक है, NR बहुत बड़ा है, R बहुत छोटा है, इसको हम क्या लिखते हैं, NE बाय, है ना, ये क्या हो जाएगा, N N कैंसिल हो गया, E बाय R हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है, ये वाले सेटअप में हम क्या चीज देखते हैं कि क्या हमें ये वाला सेटअप हमेशा वोल्टेज इंक्रीज करके देगा, आंसर इज यस। क्या ये हमेशा हमको करंट भी इंक्रीज करके देगा, आंसर इज, करंट हमको कब इंक्रीज करके देता है, जब ये वाला सेटअप होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही बड़ा होता है, तो हमको ये करंट इंक्रीज करके देता है। अदरवाइज हमको करंट इंक्रीज करके, अगर ये अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होता है, ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे करंट इंक्रीज करके नहीं दे सकता, ठीक है। तो देखो एक एक सेल से कितना होता करंट, एक सेल से होता ई बाई आर होता, एक सेल से होता ई बाई आर प्लस आर, और यहाँ से अगर हम देखते ये वाला केस अप्लाई कर देते तो ये आर बहुत बड़ा होता है तो ई बाई आर होता, मतलब एक सेल से जो आपको करंट मिलता है ना, वो आपको एन सेल से भी करंट मिलता सीरीज में, अगर ये वाला केस होता, ठीक है। तो आ, हमको अगर करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है, अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए और ये वाला केस अगर हमारे पास है, तो हमारा ये वाला सेटअप हमें ज्यादा कुछ काम का नहीं मिल सकता। ध्यान से सुनना, ये वाला अगर केस हमारे सामने अगर आ रहा है, तो हमारे कार है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो सेटअप है ना, ठीक है, वो हमारे को ज्यादा काम का नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी हम लोग इसको आगे और देखेंगे, पैरेलल का इस पे क्वेश्चन करेंगे तो हमको पूरा का पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा ये सेटअप सीरीज का, पैरेलल का और फिर मिक्स का, फिर हमको पूरा आइडिया मिल जाना चाहिए, तो भी नोट कर लो। करंट का फॉर्मूला और दो केसेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नोट कर लिए होगे थे, और उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन इन पैरेलल मतलब क्या होगा, मान लो कि अगर ऐसे कोई सेल है, हमने सेल को ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, ये ऐसी चलते चला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिखाने को तो चाह रही है लेकिन यहाँ बहुत सारी, ठीक है, इसको मान लो एम, ई, 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 देखो हम यहाँ पर जितने भी सेल ले ना, पहले भी लिए थे सबका ईएमएफ ई था, अभी भी लिए सबका ईएमएफ ई, ठीक है। याद रखना है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी अपने मन भर ईएमएफ ले लें, 10 वोल्ट का ले लिए, 2 वोल्ट का ले लिए, उससे क्या होता है, इश्यू आ जाता है, उससे कभी कभी उल्टे जो हमको फायदा मिलना चाहिए वो नुकसान में बदल जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम सारे सेल का ईएमएफ अगर सेम लेते हैं ना, तो हमको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर अलग अलग ले लेते हैं ना, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। कैसी दिक्कत आएगी वो मैं ये डिस्कस मिक्स कॉम्बिनेशन के बाद बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया गया, ये सेटअप क्या हो गया, पैरेलल का हो गया, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, करंट ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे तो हमसे पूछा जाएगा कि एक बार जो चार्ज एक सेल से निकल गया, यहाँ से निकला चार्ज, ठीक है, वो चार्ज जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक चार्ज निकलेगा, सबसे एक एक चार्ज निकल रहा है हर एक से,
अब यहाँ से जब जाएगा तो वापस से जो अगर मान लो 10 चार्ज निकले यहाँ से एक एक करके 10 सेल से, तो एक एक चार्ज यहाँ पे वापस चले जाएंगे ऐसे करके। तो एक चार्ज जो निकल रहा है ना वो सिर्फ एक ही सेल से पास हो रहा है। एक 10 में से 10 चार्ज अगर है तो वो एक चार्ज एक सेल से, दूसरा चार्ज दूसरे सेल से, तीसरा चार्ज तीसरे सेल। पहला चार्ज जो निकला है उसको दूसरे सेल से जाने का मौका नहीं मिलता है। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर हमने हजारों सेल भी कनेक्ट कर दी है, एक चार्ज को एनर्जी देने वाला इकलौता एक ही सेल है, भले वहां पे हजार सेल है। समझना इस चीज को। एक चार्ज को दूसरे चार्ज की वजह से, एक चार्ज को दूसरे सेल की वजह से एनर्जी नहीं मिलती है। इस सेटअप में अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें जो रिजल्टेंट ईएमएफ होता है, नेट ईएमएफ ऑफ द सेटअप ऑफ सेटअप इज ई। ठीक है, भले यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा के रख दी है लेट से एन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एन सेल्स लगेगी, एन यहाँ पे 100 क्यों ना हो, लेकिन ईएमएफ कितना होगा यहाँ पे, ई ही होगा। ईएमएफ 2E3 नहीं जाएगा। उसके बाद व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस, ये सब तो पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर वैन हो जाएगा, है ना। ये सबका तो इंटरनल रेजिस्टेंस था। क्योंकि तुम देख सकते हो, अगर मान लो कभी भी तुम्हारे ऐसे रेजिस्टेंस है अगर, ठीक है, तो हम क्या करते थे, पैरेलल में जोड़ते थे ना, 1/R प्लस 1/R इक्वल टू 1/R ई। आर पी क्या था, तो R/2 था। दो सेल के लिए R/2 हो जाएगा, है ना। तो तीन सेल के लिए R/3, चार सेल के लिए R/4 ऐसे। तो ये सब के लिए पैरेलल हो गया। तब हमने क्या कर दिया, आर बैन। इन सबका कॉम्बिनेशन इसके साथ किस में जाएगा, सीरीज में जाएगा। तो अगर ये सीरीज में जा रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये सीरीज में जा रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर प्लस आर बाय, दैट इज एन आर प्लस आर बाय। ठीक है, याद रखना पैरेलल में तुम्हें कभी भी ईएमएफ गेन नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास एक 1.5 वोल्ट का सेल है और तुमको 12 वोल्ट चाहिए, ठीक है, कहीं पर तुमने अगर वहां पे हजारों सेल भी ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, तो वहां पे तुमको 1.5 वोल्ट का ही ईएमएफ मिलेगा, 12 वोल्ट कभी नहीं मिल सकता है। जब वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है, ईएमएफ ज्यादा चाहिए होता है, उसका एक ही तरीका होता है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो फिर पैरेलल का फायदा क्या होता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ कितना है, ई बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस एन आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया करंट। ठीक है, एन ई बाय एन आर प्लस आर। ठीक है, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। इसको फटाफट नोट कर दो। इसके भी दो केस बन जाएंगे। इसके अगर केसेस की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो इसका एक केस यहाँ पे देखते हैं हम लोग, केस 1 केस 2। अगर हम केस 1 की बात करें, तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस सिचुएशन में अगर ये आर बहुत बड़ा है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या हो जाएगी, ये आर काफी बड़ा है, तो इसको इग्नोर मार दो। इसको इग्नोर मार दिए तो क्या बच जाएगा, एन ई बाय एन आर, आई हो जाएगा ई बाय आर। ठीक है, उसके बाद अगर हम केस 2 लेते हैं, जहाँ पे आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी छोटा होता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया भी था दोनों केसेस। तो इस सिचुएशन में करंट क्या हो जाएगी, एन ई बाय, अब ये आर काफी बड़ा है, ये आर बहुत बड़ा है, बड़ा होगा तो क्या होगा, तो इसके सामने ये जो है, ये तो ये बहुत बड़ा है अगर, तो इसको इग्नोर मार दो तो आर बचेगा ना खाली, ये बहुत बड़ा है तो इसको इग्नोर मार दो। करंट क्या हो जाएगा, एन ई बाय आर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये वाला केस है और एक सिंगल सेल होती, तो करंट कितनी मिलती, ई बाय आर मिलती।
ये वाले केस में सिंगल सेल में करंट कितनी मिलती, ई बाई आर प्लस आर, तो आर बड़ा होगा तो स्मॉल आर इग्नोर कर देंगे तो ये मिलती। लेकिन इस केस में सिंगल सेल से करंट मिलती और यहाँ पे हमको 50 सेल लगा के भी वही करंट मिलती। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, अगर ये वाला केस अगर बनता है तो सिंगल सेल से करंट हमको मिलती ई बाई आर, लेकिन एन सेल्स लगाने से करंट हमको मिलती है एन ई बाई आर। ठीक है, देख लो ये वाला। तो ये वाला हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन तब यूज किया जाता है व्हेन वी रिक्वायर लार्ज करंट एंड दिस इज द केस। अगर ये वाला केस हमारे सामने आता है, और ये वाला केस अधिकतर आता है कार वार में, क्या होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी छोटा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पे ये वाला केस अधिकतर आता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमको ज्यादा करंट चाहिए होती है, तो हम वहां पे ये वाला केस को यूज करते हैं। ठीक है, हाँ अब बोलोगे सर वहां पे तो हमको ज्यादा वोल्टेज भी चाहिए होता है, ठीक है, वहां हमको 12 वोल्ट चाहिए, करंट भी ज्यादा चाहिए और हमको वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए, तो उसका क्या तरीका भाई, उसका एक तरीका ये कि इसको तो यूज कर ही लो तुम पैरेलल को, तो करंट ज्यादा मिल जाएगी। और इसी सेटअप को जो पैरेलल में जो हमने यूज किया है ना, इसी के लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। करंट के लिए तो हम ये सेटअप यूज कर लेते हैं, और ज्यादा वोल्टेज के लिए हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसे, देखो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये वाला केस को दिमाग में बैठा लेना, उसके बाद हम सीखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज वेयर वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर मोर करंट। ठीक है, और भले यूज कर लेंगे लेकिन यहाँ से हमारा वोल्टेज का काम नहीं बनता है, तो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे और जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। ये क्या, मैं अभी तो तुम लोगों को थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आएगा। ठीक है, एक बार हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन कर लेंगे, इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। फटाफट नोट कर। ठीक है, इसको erase कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये ऐसे सेल्स है, ये जैसा देखो यहाँ पे क्या सीरीज में दिख रहे हैं। अब देखो ये सीरीज वाले ही पार्ट को किस पे कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। ये ऐसे ऐसे सेल डॉट लाइन मतलब चलती चली जा रही है। ये क्या हो गया, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब क्या होता है, जिसपे हमारे पास सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। और ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सब सेल ईएमएफ ई है। हमारे जो बोर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें सारे सेल की ईएमएफ बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको घबराना नहीं है। हम लोग अनइक्वल ईएमएफ वाले भी पढ़ेंगे, ई वन ई टू पढ़ेंगे। ठीक है, एंट्रेंस वाले टॉपिक में।
मतलब ये में बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पूछा गया हमसे कि इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है ना जो अरेंज किया गया है, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है इधर में वो n है, और ऐसे जो जा रहे हैं ना वो m सेट, मतलब यहाँ पे n सेल्स, ये एक रो हो गया, ठीक है, n सेल्स है एक रो, एक रो है ना, बेंच बैठते तो ये रो बन जाती, एक रो, दो रो, तीन रो, चार, ऐसे करके कितनी रोज होगी, पांच m रोज हो, क्या लिख सकते हैं, देर आर n cells in each row and there are m rows, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ, टोटल ईएमएफ क्या होगा सेल का, टोटल ईएमएफ हो जाएगा n इंटू ई, n सेल से ना n इंटू ई हो जाएगा टोटल ईएमएफ, क्योंकि देखो यहाँ पे सीरीज वाले सेल जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं ईएमएफ, तो अगर यहाँ पे 5 सेल लगता तो 5 ही होता, 10 सेल लगता 10 ही होता, इससे ईएमएफ नहीं बढ़ने वाला, एम कितने एम है उससे ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे एन आर, ये हो गया इसका एक लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये पैरेलल में जा रहा ना, एन आर बाय एम हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे पास हमारा अगर ऐसे रेजिस्टेंस है एक दो तीन, ठीक है, ऐसे इधर है अगर, कैसे होगा इस निकालोगे, 3 आर हो जाएगा, ये इसका भी 3 आर हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा तो 3 आर बाय 2 हो जाएगा, सीरीज वाले बाय 2 कर दिए, ये इफेक्टिव हो जाता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एन आर बाय एम से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1/3 आर कैसे जाता है देखो, तो 1/3 आर प्लस 1/3 आर टू 1/आर पी, तो ये कितना हो जाता है, आर पी हो जाता है, 3 r/2 हो जाता है, ऐसे करके हमने यहाँ पे करके निकाल दिया इसको, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है यहाँ। अभी यहाँ पे लिखते टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एन आर बाय एम, दैट इज इक्वल टू एम आर प्लस एन आर बाय एम, ये हो गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस। देखो करंट क्या हो जाएगी, करंट क्या होगी, नेट ईएमएफ एन ई बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम आर प्लस एन आर अपॉन एम, ये एम ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो गया करंट, ठीक है, एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो 5 मिनट बाद कुछ ज्वाइन कर लेगा, सेम आईडी पासवर्ड रहेगा, ठीक है, अभी आईडी पासवर्ड सबका सेम ही रहने वाला, ठीक है, अभी अब आईडी पासवर्ड का चेंज नहीं करेगा, हर क्लास के लिए आईडी पासवर्ड सेम रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे स्कूल। उसके बाद देखो बात, ये इतना इरेज कर देता हूँ अभी, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अब ये वाला सेटअप हमको मिल गया, ठीक है, अब इस सेटअप में पूछ लिया जाएगा कि बताओ करंट अगर हमको मैक्सिमम चाहिए, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन
अगर हम चाहते हैं कि हमें मान लो हमारे पास 100 सेल है, ठीक है, अब 100 सेल है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए जिससे कि हमको करंट जो हमको अपने सर्किट में मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो कब होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर होगा वो मैक्सिमम होगा, व्हेन एम आर प्लस एन आर इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, रूट एम आर, सर वो मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम होना, हाँ ये मिनिमम होना चाहिए, इज मिनिमम। ये कब होगा, रूट एम आर प्लस एन आर, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसका स्क्वायर -2 रूट प्लस एम एन, देखो ये मिनिमम कब होगा, इसको कैसे समझेंगे, देखो मान लो पूछ लेगा कि a प्लस बी है, a प्लस बी को मैं क्या ले सकता हूँ, रूट ए माइनस रूट बी प्लस 2 रूट ए बी। क्योंकि देखो तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा अगर, तो ए प्लस बी -2 रूट ए बी बचेगा, +2 रूट ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे था ये, इसको हमने क्या लिखा, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मिनिमम कब होगा, दिस विल बी मिनिमम व्हेन रूट एम आर इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है तो दिस इम्प्लाइज दैट एम आर रूट है ना, दिस इम्प्लाइज दैट m बाय n इक्वल टू r बाय r। अगर ये वाला हमारा कंडीशन मीट हो जाता है ना, मतलब हमारे पास अगर हमको स्मॉल आर पता है सेल के लिए, हमको कैपिटल आर पता है बाहर के रेजिस्टेंस के लिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, तो अगर मान लो हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि हमारा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है, तो अगर 10 आ रहा है तो हमारे पास अगर 100 सेल है, तो इन 100 सेल से तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास मान लो 1000 सेल है, या अगर 100 सेल है, तो उस 100 सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा कि m बाय n का रेशियो कितना आ जाए, 10 आ। या ऐसा बोलो ना, हमारे पास मान लो अगर एक सीधा सीधे नंबर देखा जाए, अगर 110 सेल और ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हम चाहते हैं कि हमारा सेल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कुछ ऐसा हो कि हमको मैक्सिमम करंट मिल सके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ भी ऐसा करके ज्वाइन करेंगे कि m बाय n का रेशियो क्या आ जाए, ये 10 अगर आ जाए तो हमारा सेटअप बिल्कुल जो सही बैठ जाएगा, करंट हमको कैसा मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है, ऐसे इसको अच्छे से नोट कर जाओ, ठीक है। और ये बैठा बैठा डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, और इसके बेसिस पर हम अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको फटाफट नोट कर। अभी ना 2 मिनट खाली बचे हुए हैं, तो मैं अभी क्लास एंड करके ना, फिर नया टॉपिक जो है ना, 5 से 10 मिनट बाद की बात स्टार्ट करूंगा, जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है। बाकी अभी नोट कर दो, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा।